जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का सॉल्यूशन चल रहा है, उसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.5 तक पहुंचे हैं। पार्ट 1 एंड हो गया है। पार्ट 2 के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। पार्ट सेकेंड जो है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 तक देखे थे। 3 से यहाँ पर 5 तक के सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इसके बाद की भी सीरीज आने वाली है 1.6, यानी पूरी क्लास 9th की सॉल्यूशन आपको मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है तो बहुत इजी, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है कह रहा है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए C को उसके व्यास मान लीजिए D के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी इसको परिभाषित कुछ इस प्रकार से किया गया है कि पाई इज इक्वल टू C अपान क्या है D। ठीक है ना। जहां पर C का संदर्भ इन्होंने कह रखा है कि वृत्त के परिधि से है, वृत्त के परिधि से संबंधित बात हो रही है। और D का संदर्भ इन्होंने दे रखा है कि ये वृत्त के व्यास से संबंधित है, वृत्त के व्यास से संबंधित है। तो यहाँ परिधि और व्यास से संबंधित बातें हो रही हैं। C फार आप इसको क्लियर अगर कर लें तो इसको बोलते हैं चॉर्ड। ठीक है, चॉर्ड मीन्स क्या होता है परिधि, और D फार आपका होता है डायमीटर। डायमीटर मतलब क्या हो गया व्यास। ठीक है, ये डायमीटर चॉर्ड आपका कुछ इस तरह से दे रखा है। और अगर एक आपका वृत्त है और वृत्त का यह क्या कहलाता है O केंद्र कहलाता है, और यही आपके क्या कहलाती है इस वृत्त की परिधि कहलाती है। और अगर यहाँ केंद्र से होकर जाने वाली एक ऐसी रेखाखंड जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर टच कर रही हो, तो यही वृत्त की क्या कहलाती है व्यास कहलाती है। तो हमने सारी चीज़ें क्लियर कर दी। परिधि क्या है, वृत्त का केंद्र क्या है, व्यास क्या है, और सारी चीज़ें जो है वृत्त से संबंधित आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वहाँ पर जानकारी मिलती जाएगी। यहाँ पर बस आपसे कह रहा है पाई इज इक्वल टू C अपान D है। कह रहा है इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। निराकरण करना है। निराकरण करना है, कैसे होगा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो कह रहा है पाई अपरिमेय है, इसी का निराकरण करना है। पाई को कह रहा है अपरिमेय संख्या, तो जी बिल्कुल पाई अपरिमेय संख्या है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसलिए क्योंकि आपका 20 नंबर का OMR होने वाला है। OMR में आपका 1 नंबर जरूर लिख के रख लीजिए, मिलेगा कि बताइए पाई कौन सी संख्या है, परिमेय, अपरिमेय, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, तो आप लगाएंगे अपरिमेय। ये तो है, कैसे है बस इसी को बताना है। अगर C अपान D परिमेय संख्या के रूप में लिखा है तो पाई का मान आपको पता है 22/7 होता है। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 3.1428 ऐसे समथिंग 5-7 ऐसे कुछ जाएगा। अगर आप सॉल्व करें तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 की 21 हो जाएगा। आपका कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे 0, 7 1 7 3 बच जाएगा, 1 0 बढ़ जाएगा, 7 चौको 28। इस तरह से आपका 2 बच जाएगा, 0 बढ़ेगा, फिर 7 गुना 14, यहाँ पर 7 गुना 14 आप कर देंगे तो इस तरह से आपका बच जाएगा कितना 6, फिर 0, फिर 7 8 56 हो जाएगा। मतलब ये जो सीरीज चल रही है एक क्या बनता है श्रृंखला बनता है जी। एक क्या बनता है श्रृंखला बनता है। और आपको पता है कि जब 22/7 को हम सॉल्व कर रहे हैं यानी किस रूप में दशमलव के रूप में, तो यहाँ पर एक श्रृंखला बन रही है। दशमलव के रूप में अगर श्रृंखला बनती है तो उसको बोलते हैं अनवसानी। क्या बोलते हैं अनवसानी अनावर्ती। अनवसानी अनावर्ती दशमलव बोलते हैं जी। अनवसानी अनावर्ती दशमलव जी बोलते हैं। तो जब अनवसानी अनावर्ती दशमलव जी बोलेंगे तो आप ये चीज क्लियर देख लो कि जब इसको अनवसानी अनावर्ती आप बोलोगे तो उस कंडीशन में अनवसानी अनावर्ती तभी बोलते हैं जब आप दशमलव प्रसाद पढ़े होंगे तो वहां पर बताया गया होगा कि अनवसानी अनावर्ती केवल एकमात्र होता है जो किसको प्रेजेंट करता है अपरिमेय संख्या को प्रेजेंट करता है। तो बस निराकरण जो है निराकरण जो करना था
हाँ, आपसे बोला था निराकरण करने के लिए, तो हमने निराकरण करके यानी आपको बता दिया कैसे यह चीज अंतर विरोध के रूप में कार्य कर रहा है। तो बस इसमें कुछ था नहीं, इस क्वेश्चन में कुछ पूछा नहीं, बस शब्दों को इधर उधर कर रखा है। आपको सीधे सीधे बस पाई का संबंध अगर C/D के अनुपात में दे रखा है तो आपको सिद्ध मतलब बताना है, निराकरण करना है कि पाई अपरिमेय संख्या है। तो हमने कैसे है आपको सिद्ध करके दिखा दिया, आपको हमने समझाने का प्रयत्न किया है। क्वेश्चन नंबर 3 में बस इतना ही है, क्वेश्चन नंबर 3 ज्यादा है नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे, इसे आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट के दृष्टि से ना ही देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी इसकी 90% नहीं है। 90% ये नहीं पूछ जा सकता है, 10% जो है हो सकता हो, पूछ भी सकता हो, लेकिन 90% नहीं है। आप इस पे फोकस करें। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जी इंपॉर्टेंट है। करड़ी में 9.3 को बताना है संख्या रेखा पर, यह इंपॉर्टेंट है। मेरे पास ज्योमेट्री बॉक्स नहीं है, लेकिन मैं आपको हर एक पॉइंट, हर एक स्टेप बता रहा हूं, आप करते रहिएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जितना भी करड़ी के अंदर दशमलव वाली संख्या है उतना एक रेखाखंड खींच लीजिए। तो सबसे पहले आप एक PQ रेखाखंड खींच लीजिएगा 9.3 सेमी का, जल्दी से खींचिए, खींच लिए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। अब आपको इसके आगे और जाना है 1 सेंटीमीटर, केवल 1 सेंटीमीटर प्रकार की सहायता से और खींच लीजिए। यहां पर R लिख देंगे। अब इसके बाद करना क्या है जी, देखिएगा, P और Q बिंदु का लंबार्धक खींचना है। लंबार्धक होता क्या है, आप लंगड़ा प्रकार लेंगे, लंगड़ा प्रकार में आधे से अधिक दूरी लेंगे, एक चाप ऊपर काटेंगे, एक चाप नीचे काटेंगे, फिर यहां पे पॉइंट लाएंगे, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, और इसको मिला देंगे। ऐसे काल्पनिक रेखाखंड से इसको मिलाएंगे। मेरे पास लंगड़ा प्रकार और स्केल कुछ है नहीं, तो आप चीज़ों को जो है बस समझने का प्रयत्न करिए, ठीक है। और बाकी तो आप खुद कर ही रहे हैं, तो आपका तो रिजल्ट आ ही रहा होगा। यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा O, जो इसका मिड पॉइंट होगा PR रेखाखंड का। जैसे मिलेगा तो आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेके एक अर्धवृत्त का निर्माण कर देंगे। ऐसे अर्धवृत्त खींचने के बाद जो Q बिंदु है, फिर इस पे लंगड़ा प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाना है। कैसे बनाना है जी, देखिएगा, एक कोई भी चाप लेके ऐसे चाप काटिए, जहां चाप कटा है वही चाप रहेगा, हिलेगा नहीं। वही चाप से एक चाप यहाँ काटिए, फिर यहाँ पे रख के एक चाप ऐसे काट देंगे, और फिर यहाँ पे रख के इस चाप पे जब काटेंगे तो यहाँ पर एक 90 अंश ऐसे कुछ आपको मिल जाएगा। ये आपका 90 डिग्री। जब 90 डिग्री को आप सामने की तरफ बढ़ाओगे तो इस अर्धवृत्त को कहीं ना कहीं काटेगा, जहां पे काटेगा वहां पे मान लीजिए PQR यस हो गया। अब Q से यस तक की डिस्टेंस लेंगे और यहां से एक और चाप काट देंगे, ऐसे एक अर्धवृत्त का निर्माण और कर देंगे, जो आगे इसको कहीं ना कहीं क्या करेगा, टच करेगा। ऐसे इसको आगे बढ़ा रखेंगे, कहीं ना कहीं जाके टच करेगा इसको, जहां टच करेगा उसको T बिंदु मान लेते हैं, और यही T बिंदु जो है ये करड़ी में 9.3 को प्रेजेंट करेगा। इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, बिंदु T जो है वो आपका करड़ी में 9.3 हो जाएगा। इसी को आपको दिखाना था। क्वेश्चन जी कुछ था नहीं, बहुत सरल था। मैं यहाँ पर रचना लिख रहा हूँ, शायद रचना से ही आप सारे पॉइंट को पकड़ लेंगे। पहला पॉइंट जी रचना में हमने किया क्या, एक रेखाखंड लिखेंगे, एक रेखाखंड क्या PQ है ना, पहले PQ खींचा, एक रेखाखंड PQ 9.3 सेमी खींचा। एक रेखाखंड PQ जो है 9.3 सेमी खींचा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट उसके बाद क्या किया, बिंदु Q को आगे की ओर, बिंदु Q को आगे की ओर, बिंदु Q को आगे की ओर 1 सेमी दूरी पर बिंदु R तक एक रेखाखंड,
हमने लिखा कि बिंदु Q को आगे की ओर 1 सेमी दूरी पर बिंदु R तक एक रेखाखंड खींचा। आप देखिएगा ध्यान से, वहां पर एक रेखाखंड खींचा। ठीक है जी, तीसरे पॉइंट पे आ जाइए। तीसरा पॉइंट हमने क्या किया, फिर तीसरे पॉइंट पे अब जो PR है उसका लंबार्धक, तो PR रेखाखंड या रेखाखंड PR लिखेंगे, रेखाखंड PR का लंबार्धक खींचा, यानी लंब भी और अर्धक करने वाली एक रेखाखंड खींचा। ठीक है, लंबार्धक खींचा। लंबार्धक जो है खींचा तो आपको क्या मिला, क्या मिला जी, O बिंदु मिल गया लंबार्धक में, और बिंदु O को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त खींचा। बिंदु O को केंद्र मानकर, बिंदु O को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त खींचा, अर्धवृत्त खींचा। बिंदु O को PA दूरी लेके और एक अर्धवृत्त खींचा। फिर क्या किया जी, बिंदु Q पर 90 अंश का रेखाखंड बनाया, यानी बिंदु Q को केंद्र मानकर 90 अंश का एक रेखाखंड खींचा, जो अर्धवृत्त को यस बिंदु पर काटा, यस बिंदु पर काट दिया। अब आपका लास्ट स्टेप हो जाएगा, बिंदु Q को केंद्र मानकर या फिर QS दूरी लेकर बिंदु Q को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त खींचा, जो बिंदु T पर करड़ी में 9.3 को दिखाया। थोड़ा सा हमने शार्ट में लिख दिया है कि QS दूरी लेके एक अर्धवृत्त खींचा, जो बिंदु T पर क्या है, करड़ी में 9.3 को क्या करेगा, दिखाएगा। यह आपका टोटल रचना है इस प्रश्न का, इसको आप जल्दी से नोट कर लें। फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, एक एक करके सारे क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा। इसको आप जल्दी चाहें तो पॉज कर लीजिए, पॉज करके आप उतारेंगे तो आप उतारिए, फिर उसके बाद प्ले करके आप आगे देख सकते हैं। चलिए जी, यह भी हो गया, अच्छा क्वेश्चन था यह भी इम्पोर्टेंट उतना नहीं है जितना 1 प्रश्नावली 2 में जो करड़ी में 5 वाला हमने, वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा था, ये थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी हमको समझना है और हमने कोशिश किया आपको समझाने का। अब जी देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जी क्या कह रहा है कि निम्नलिखित के हरों का परमीकरण करना है। पहला कह रहा है 1 बटे करड़ी में 7 का परमीकरण कीजिए। 1 बटा करड़ी में 7 का परमीकरण करना है जी। देखिएगा परमीकरण वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 5वां जो है वो सभी के सभी सवाल जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो दिमाग में आप बैठा लीजिएगा। जब इंपॉर्टेंट है तो आप करोगे कैसे, यहाँ पे ध्यान देना। 1 बटे करड़ी में 7 है तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, सबसे पहले तो हेडिंग डाल देना है हर का परमीकरण करने पर। हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर। अब देखो जी, आप हर का परमीकरण करोगे तो जब भी हर का परमीकरण करने से संबंधित प्रश्न होगा तो यह हेडिंग बार बार आएगा, तो मैं इस हेडिंग को रहने दूंगा, बाकी सारे सवाल को समझाऊंगा। अब ध्यान से देखिएगा, अगर आपको हर का परमीकरण करना है, किसका करना है, 1 बटे करड़ी में 7 का, तो अगर हर, यहां पे देखिएगा हर शब्द आया है, अगर हर का परमीकरण करने जा रहे हो और हर पे अगर एक ही पद है, मतलब कहने का मतलब है कि उसमें ना कुछ जोड़ा और घटाया जा रहा है, तो उसी पद का एक बार ऊपर और एक बार नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अगर यहाँ पे केवल एक पद है तो ऐसे प्रश्नों के लिए इसी को उठा के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। करड़ी में 7 का 1 में गुणा हो जाएगा,
और कौड़ी में 7 का गुणा हो जाएगा कौड़ी में 7। 1 का गुणा कौड़ी में 7 होगा तो कौड़ी में 7, और कौड़ी में 7 का गुणा कितनी बार हो रहा है? 2 बार। इसका मतलब कौड़ी में 7 का क्या होगा? 2 बार गुणा हो रहा है तो स्क्वायर। और जब भी करड़ी का स्क्वायर होता है तो वो करड़ी को क्या कर देगा? कैंसिल। तो आपका कौड़ी में 7/7 यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा जी। इसको आप चाहें तो जी नोट कर लें। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिएगा जी दूसरा, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि बार बार लिखेंगे नहीं, क्वेश्चंस को हम लोग जल्दी जल्दी समझेंगे तो अच्छा रहेगा। आप एक बार समझ गए ना तो फिर एग्जाम में आते ही सबसे पहले यही आपका फेवरेट क्वेश्चन हो जाएगा ये। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा जी क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जी 1 बटा कौड़ी में 7 माइनस कौड़ी में 6। 1 बटा कौड़ी में 7 माइनस कौड़ी में 6। इसको देख लेते हैं जी। 1 बटा कौड़ी में 7 माइनस कौड़ी में 6 क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, 1 बटा कौड़ी में 7 माइनस कौड़ी में 6 का परिमीकरण जब करने जा रहे हो तो 1 बटा कौड़ी में 7 माइनस कौड़ी में 6। तो एक चीज आपको क्या ध्यान देना है कि अगर बटे में, हर की बात हो रही है ना, अगर बटे में 2 पद आ जाता है और उनके बीच प्लस या माइनस आता है तो हर का परिमीकरण कैसे करेंगे? बटे में 2 पद है और उनके बीच में प्लस या माइनस आता है तो अगर माइनस है तो इनके बीच में प्लस लगा के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। जो भी पद है उसको सेम रखना है, बस चिन्ह प्लस कर देना है। अगर यही प्लस होता तो माइनस कर देते, बस इतना ध्यान दीजिएगा। अब बस इसको सॉल्व करते जाइए। 1 का गुणा हो जाएगा कौड़ी में 7 प्लस कौड़ी में 6 में, और यहाँ पर बटे में आपके पास क्या मिलेगा? एक कोष्टक में हो जाएगा कौड़ी में 7 माइनस कौड़ी में 6, और एक कोष्टक में हो जाएगा कौड़ी में 7 प्लस कौड़ी में 6। अब देखिएगा जी 1 का गुणा करोगे तो आपको सीधे सीधे मिलेगा कौड़ी में 7 प्लस कौड़ी में 6, और बटे में यहाँ ध्यान दीजिएगा एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी। एक फॉर्मूला होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी जो होता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर इसके जगह पे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a के जगह पे कौड़ी में 7 है और b के जगह पे कौड़ी में 6। अब आपके पास मिलेगा जी कौड़ी में 7 प्लस कौड़ी में 6, और बटे में देखिएगा जी अगर कौड़ी का स्क्वायर है तो स्क्वायर कौड़ी को कैंसिल कर दिया, यहाँ पे भी स्क्वायर कौड़ी को कैंसिल कर दिया। तो आपके पास देखिएगा यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस नहीं रहेगा, क्या रहेगा? माइनस। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 7 माइनस 6 बचेगा, और 7 में से 6 जाएगा तो आपको पता है जी कितना बचता है? 1 बचता है। तो 1 बच गया, और बटे में 1 का कोई मतलब नहीं होता, यानी कौड़ी में 7 प्लस कौड़ी में 6, यही आपका क्या हो जाएगा जी? आंसर हो जाएगा। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो रहा होगा जो भी चीजें मैं बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी जल्दी इसको पॉज करके आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा क्या कहता है जी? क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा क्या कह रहा है? कह रहा है 1 बटे कौड़ी में 5 प्लस कौड़ी में 2। 1 बटे कौड़ी में 5 प्लस कौड़ी में 2। ये भी आसान तो है क्योंकि इसके पहले वाला माइनस था तो प्लस आ गया। हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि अगर हर का परिमीकरण करने आप जा रहे हो और वहां पर बटे में प्लस है तो माइनस करके ऊपर नीचे गुणा कर दो, वही सेम पद रहेगा दोनों। और अगर माइनस है तो प्लस कर दो, तो यहाँ प्लस है तो माइनस कर दो, यानी कौड़ी में 5 माइनस कौड़ी में 2, और बटे में कौड़ी में 5 माइनस कौड़ी में 2। 1 का गुणा आप कर दो, 1 का गुणा आप करोगे कौड़ी में 5 माइनस कौड़ी में 2 में, बटे में, और फिर ये हो जाएगा एक कोष्टक में कौड़ी में 5 प्लस कौड़ी में 2, और फिर एक कोष्टक में हो जाएगा कौड़ी में 5 माइनस कौड़ी में 2। फिर वही बात 1 का गुणा करोगे तो मिलेगा कौड़ी में 5 माइनस कौड़ी में 2, और बटे में यहाँ देखो फिर फॉर्मूला वही लगेगा कि एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी है तो बराबर हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, यही यूज कर लेना है। तो ये हो जाएगा a के जगह पे कौड़ी में 5 तो a स्क्वायर माइनस b के जगह पे कौड़ी में 2, कौड़ी में 2 का
का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2। अगर करड़ी का स्क्वायर है तो स्क्वायर करड़ी को कैंसिल कर देता है, यहाँ पर कैंसिल हो गया, केवल बचेगा यहाँ पे क्या 5 और यहाँ पर केवल बचेगा 2। अब सॉल्व कर दीजिए तो यहाँ पर करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2 और बटे में 5 में से 2 गया 3, यही आपका हो जाएगा जी आंसर। समझ में आ रहा होगा? पॉज करके नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई बात नहीं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। फिर इसके बाद इस एक्सरसाइज का समापन हो जाएगा और एक एक्सरसाइज और बचेगा 1.6 और प्रश्नावली 1.6 भी जब खत्म हो जाएगा तो दूसरे चैप्टर पर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि पहले चैप्टर का मैं आपके सामने लेके आऊंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत जबरदस्त वाला लेके आऊंगा। और फिर उसके बाद जब पहला चैप्टर एकदम विधिवत कंप्लीट हो जाएगा तब हम दूसरे चैप्टर पे चलेंगे। ऑब्जेक्टिव बहुत जल्द आने वाला है, घबराइए नहीं। अब ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है जी। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे कुछ ना कुछ अलग करना चाहिए, इसको जी किया है। क्या अलग कर दिया है? अलग ये कर दिया है कि 1 बटा करड़ी में 7 माइनस 2 कर दिया। अलग करने का सेंस क्या है कि यहाँ पर क्या किया है, वो बिना करड़ी वाला ला दिया है। तो फिर क्या करना है? कुछ नहीं करना है जी, देखो बहुत आसान है। 1 बटे करड़ी में 7 माइनस 2 है, तो आपको करड़ी में रहे या ना रहे, एक रहे या दोनों ना रहे या दोनों रहे, कुछ भी सोचना नहीं है। 2 पद हैं और हर का परमीकरण बोल रहा है, तो चिन्ह बस बदल के ऊपर नीचे गुणा कर देना है। तो माइनस है तो प्लस कर दीजिए, तो करड़ी में 7 प्लस 2 हो जाएगा और यहाँ भी करड़ी में 7 प्लस 2 हो जाएगा। एक का गुणा जब आप करोगे तो करड़ी में 7 प्लस 2 और यहाँ पर हो जाएगा जी करड़ी में 7 माइनस 2 गुणे में करड़ी में 7 प्लस 2। अब देखिएगा जी यहाँ 1 का गुणा करोगे तो आपको मिलेगा करड़ी में 7 प्लस 2 और बटे में जी यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ आप दिखा सकते हो कि अगर एक कोष्टक में a प्लस बी है, एक कोष्टक में a माइनस बी है, तो किसके बराबर होता है जी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर में होता है। अब a माइनस बी a प्लस बी है तो a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। अब आपके पास जी मिलेगा करड़ी में 7 प्लस 2 और बटे में क्या मिलेगा जी? करड़ी में 7 का स्क्वायर, ये तो कट जाएगा, यहाँ कटेगा नहीं क्योंकि करड़ी है नहीं, यहाँ केवल 7 बचेगा। लेकिन यहाँ 2 का स्क्वायर आपको करेंगे तो 4 मिल जाएगा। तो करड़ी में 7 माइनस प्लस का 2 और बटे में क्या मिलेगा? 7 में 4 गया 3, ये आपका हो जाएगा जी आंसर। मैंने प्रयास किया है आपको प्रश्नावली 1.5 को बेहतर से समझाने का। फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसके लिए मैं पर्सनली आपको वीडियो बना के सेंड करूंगा या फिर समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो देख रहे हैं तो लाइक तो जरूर बनता है, लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।